बदलते भारत की शान। अगर देश में खेलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला राज्य है हरियाणा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग हैं हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त। उनकी इस तंदुरुस्ती के पीछे छुपा राज है घी, दूध और मक्खन। कृषि स्टार्टअप की टीम आ पहुंची है हरियाणा के करनाल में। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी राम राम। यहाँ की पहचान है यहाँ के पहलवान जो खाते हैं घी, दूध और मक्खन। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपसे इतनी सारी बार बार बातें कर रही हूँ घी, दूध और मक्खन की, तो आखिर बात क्या है। तो आपको बता दूं कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेयरी स्टार्टअप। तो यहाँ से सीधे चलेंगे हम संजीव कुमार जी की डेयरी पर, जो कि चला रहे हैं डेयरी स्टार्टअप। तो बिना देर किए चलिए हमारे साथ। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। फाइनली दोस्तों हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी और ये इनका अपना डेयरी प्लांट है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी संजीव जी आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे व्यूअर्स को दे दें। मैं संजीव कुमार, डायरेक्टर ऑफ मिस्टी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, बेस्ड ऑन नगला उडान डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। हमारी इंडस्ट्री दूध और दूध से बने पदार्थ बनाते हैं और उनकी मार्केटिंग करते हैं। जी, तो दूध और दूध से बने पदार्थ यहाँ पर बन रहे हैं। तो सबसे पहले संजीव जी जानना चाहेंगे कि जो डेयरी प्लांट है किस तरह से काम करता है। क्या आपके खुद के कैटल्स हैं या फिर किस तरह से जो मिल्क है आप प्रोक्योर कर रहे हैं? जी मैम, हम मिल्क को प्रोक्योर कर रहे हैं फार्मर से डायरेक्ट। हमने VLC सेंटर अपने बनाए हुए हैं। जो हमारे प्लांट की कैपेसिटी है वो 30,000 लीटर पर डे के हिसाब से प्लांट को एस्टेब्लिश किया हुआ है। जी, और यहाँ पर क्या कुछ बनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयार हो रहा है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो पैक्ड मिल्क में अलग अलग वैरायटी हैं। DTM, TM, फुल क्रीम मिल्क और खोया, पनीर, घी, मिठाइयाँ हम यहाँ पे तैयार करते हैं। आपने बताया आपका 23,000 लीटर्स की कैपेसिटी का ये प्लांट है। जी। तो एक दिन में कितना जो प्रोडक्शन है वो निकल जाता है, और जो फार्मर से आप प्रोक्योर करते हैं मिल्क, उसका क्या प्रोसीजर रहता है? जो फार्मर से प्रोक्योर करने का हमने VLC सेंटर गांव-गांव में लगाए हुए हैं, जिसमें हमारा एक गांव में एक सेंटर है। वहाँ पे हमने एक लड़के को अपॉइंट किया हुआ है जो कमीशन बेस उस दूध को वहाँ पे कलेक्ट करता है और फैक्ट्री तक पहुँचाने का जो काम है वो कंपनी का अपने व्हीकल हैं। वो उस दूध को मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम कलेक्ट करके कंपनी तक पहुंचाती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने गांव के अंदर एक डेयरी प्लांट लगाया है। इससे सीधे कहीं ना कहीं जो फ़ायदा है वो किसानों को मिल रहा है, और जैसा कि आपने शुरू में बताया भी कि जो आपका एम है वो किसानों को फ़ायदा पहुंचाना भी है। बिल्कुल मैम, ये 2013 की बात है जब हमने इसकी संगठन की बनाने की शुरुआत करी थी। तो उसमें एक विदेशी कंपनी हमारे टच में आई थी NDRI के थ्रू, जिसके साथ हमने मिलके सर्वे किया। तो 2013 की कंडीशन ये थी कि पानी का रेट और दूध के रेट में पानी के रेट की वैल्यू ज़्यादा थी बाज़ार में, जबकि दूध का रेट कम था। तो उस कंपनी के थ्रू तो हमारा MOU साइन नहीं हुआ, लेकिन सर्वे में हमें ये पता चला कि किसानों को जो मारने का काम किया जा रहा है, मारने का काम इन द सेंस कि उनको उनके प्रोडक्ट्स की पूरी वैल्यू नहीं दी जा रही। तो और दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसान की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में उनको मतलब एक कैश का काम करता है। तो उसमें किसान को भाव इतने दिए जा रहे थे कि जिससे कि किसान हर दिन अपने आप को महसूस कर रहे थे कि ये फील्ड मतलब घाटे का सौदा है, इस टाइप से। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक संगठन बनाएंगे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उस संगठन से देंगे। जी, तो अभी जो आप दूध प्रोक्योर करते हैं वो किस रेट पे किसानों से प्रोक्योर किया जा रहा है? आज की डेट में 52, ये एक कंपनी का जो स्टैंडर्ड रहता है ना, एक फार्मूला है, उसके ऊपर जैसे 6.5% फैट होगी और 8.5 SNF पे हम 52 रुपीज़ हम किसानों को दे रहे हैं।
तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे संजीव जी कि आपने इस स्टार्टअप को चुना है, डेयरी को चुना है, और हालांकि आपने अपनी मंशा बता दी कि आपको कहीं ना कहीं किसानों को बेनिफिट देना था, आपसे वो सहा नहीं जा रहा था कि बाहर की विदेशी कंपनी आकर किसानों का दोहन कर रही थी। तो ये जो बीज था अंदर जो पनपा कि किसानों को फ़ायदा करना है, ऐसा कुछ करना है, वो कब कैसे शुरुआत हुई सफ़र की? NDRI को ना मिल्क का मंदिर कहा जाता है कि मंदिर में हम जाएंगे तभी हम अपने काम का शुभारंभ करेंगे। तो दूध की इंडस्ट्री से जो भी कोई काम स्टार्ट करता है सबसे पहले NDRI में संपर्क करेगा। तो वहाँ पे डॉक्टर AK सिंह जी थे, जो कंपनी थी जो उनसे मिली, तो उन्होंने वहाँ पे जो एक लड़के होते हैं जैसे BTech पास आउट होते हैं, तो 6 महीने का जो पीरियड रहता है वो उन्होंने बच्चे वहाँ से लिए और उनके सर्वे करने का उनको काम दिया गया। तो इन बिटवीन मेरे फार्म पे यहाँ पे करनाल डिस्ट्रिक्ट में मशरूम का काम मैं ही करता था। तो डॉक्टर AK सिंह जी ने उनको रिकमेंड किया कि आप उस गांव में जाइए और वहाँ से आपको फीडबैक अच्छा मिलेगा। तो उनके डॉक्टर AK सिंह के थ्रू मैं उनके संपर्क में आया उनको कि ये अब इन बच्चों को एरिया दिखाना है। उनके पास एक पूरा फीडबैक फॉर्म था, तो ये फीडबैक फॉर्म आपने फिल करना है, किसानों से मिलना है। तो वहाँ से ये बात समझ में आई कि जो पानी और दूध के जो रेट के डिफरेंस थे, तो फिर उसके बाद वो कंपनी मेरे साथ तैयार होगी कि हम एक MOU करेंगे जिसमें आपको 30 लाख रुपए की कॉस्ट आपको लगानी पड़ेगी और उसके बाद हम जो दूध प्रोक्योर आपसे करवाएंगे वो उठा के लेके जाएंगे। उस सर्वे के दौरान हमने किसानों के हालात एक्चुअल में धरातल पे देखे कि क्या थे। हमने देखा कि अगर हम कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे, इससे अच्छा है कि हम किसानों के साथ मिलकर काम करें, तो किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसानों के साथ आगे हम एग्रीकल्चर इनपुट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो उसमें जितने किसान होंगे हम उनको एट पार, मतलब डायरेक्ट कंपनी टू फार्मर, हम उनको उनके एग्रीकल्चर में जो भी इनपुट डलेगा वो प्रोवाइड करवाने का भी हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें वर्किंग चल रही है। बेहद अच्छी बात है, काफ़ी कुछ ये किसानों के लिए करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि जब आपने डेयरी प्लान किया तो आपको फंडिंग की बहुत सारी ज़रूरत थी, तो फैमिली का सपोर्ट कितना रहा इसमें? कोई भी स्टार्टअप मैम जब भी शुरू होगा तो उसमें बेसिक जो सबसे बेसिक चैलेंज है वो फैमिली होगी, क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं होता उस फील्ड का कि उसमें क्या कर सकते हैं। तो फैमिली यही चाहेगी कि उनके जो ट्रेडिशनल काम चले हुए हैं, जो उनकी ट्रेडिशनल खेती है वही अडॉप्ट करें और आगे बढ़ें। लेकिन वो थोड़ा सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है। उसके बाद आता है फाइनेंस का। तो फाइनेंस के लिए अगर हर एक चीज़ को मैनेज करके चलेंगे तो फाइनेंस के लिए बैंक हैं जो कि हर लेवल पे सपोर्ट करते हैं जी। हाँ जी। तो आपको कितना सपोर्ट मिला हुआ है यहाँ पर? हमारे को मैम लगभग अभी 3.5 करोड़ रुपए का बैंक से सपोर्ट है जो हम वर्किंग कर रहे हैं जी। तो उसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ भी आनी है, वो अभी आनी पेंडिंग है, आएंगी जी। और शुरुआत में ही आपने जिक्र किया NDRI का कि जब भी कभी दूध की बात होती है, डेयरी की बात होती है, तो वो मंदिर है जहाँ से शुरुआत की जाती है। NDRI का कितना सपोर्ट मिला आपको इस प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए? हमने 4 साल जो अपनी प्रोडक्शन करी है वो NDRI के प्लांट में ही करी है। जी जी। तो फिर उसके बाद जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ी तो वहाँ के प्लांट की कैपेसिटी छोटी पड़ने लगी थी, तो उसके बाद ही हम 2017 में हमने शिफ्ट किया था यहाँ पर। जी। तो संजीव कुमार जी से बातचीत जारी रखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे प्लांट में कितनी सारी मशीनें यहाँ लगी हैं, किस तरह से प्रोडक्शन तैयार किया जा रहा है, और जो चीज़ें इन्होंने गिनाई थी कि जो यहाँ पर तैयार हो रहा है वो किस तरह से तैयार हो रहा है, उसकी मार्केटिंग किस तरह से हो रही है, कितनी डिमांड है मार्केट में, और क्या कुछ चैलेंजेस आए इस डेयरी प्लांट को लगाने में, ये सारी बातें हम करेंगे संजीव कुमार जी से। लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। वेलकम बैक टू आर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में हम आए हुए हैं करनाल हरियाणा में। हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी जो अपना डेयरी प्लांट चला रहे हैं। संजीव जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने जान लिया था कि डेयरी प्लांट की जो स्टार्टिंग है वो कैसे हुई। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब ये स्टार्टअप आपने शुरू किया तो क्या कुछ चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े?
इसमें मैम सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब हमने अपने संगठन की शुरुआत करी तो उसमें किसानों का एक विश्वास नहीं बन पा रहा था कि हम साथ में जुड़ें, क्या हमें बेनिफिट होगा। तो इन बिटवीन हमने अपनी जो स्टार्टिंग ली थी वो फैमिली मेम्बर्स को जोड़ के संगठन की शुरुआत करी थी। उसके बाद जब हमने फार्मर्स को मार्केट से 2 रुपये प्लस उनका जो रॉ मिल्क होता था उनके देने स्टार्ट किए, और जब साल में उनको एक बेनिफिट आया तो फिर किसानों को विश्वास हुआ और वो हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए। तो संजीव जी, मार्केटिंग की अगर बात करें, क्योंकि आपका चैलेंज अलग तरह का आपने बताया, लेकिन अमूमन जब हम बिजनेस करते हैं तो एक मार्केट जो है सबसे बड़ा चैलेंज होता है, तो आपको वो फेस करना पड़ा या आराम से मार्केट मिल गया था यहाँ पे? सबसे बड़ी जो हमारे को बेनिफिट मिला वो हरियाणा में जीटी रोड बेल्ट का रहा। तो जीटी रोड के ऊपर ही कंजप्शन बहुत ज़्यादा है दूध के प्रोडक्ट की, और जैसे ढाबे हैं, होटल इंडस्ट्री है, और हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ से दिल्ली और चंडीगढ़ और हिमाचल तक जाने में हमें उतना ही टाइम लगता है, मतलब एक मिड में बैठे हैं। तो मार्केटिंग में कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं आए। और दूसरा जो सपोर्ट रहा वो एनडीआरआई का सपोर्ट रहा। वो एनडीआरआई ने सबसे पहले हमें अपने एक स्पेस दिया था मार्केटिंग पे, अपने ही बूथ के साथ, जहाँ पे एनडीआरआई के प्रोडक्ट बिकते हैं वहीं पे भी हमें एक स्पेस दिया गया ताकि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में शो कर सकें। जी, तो जो भी आपका दूध है और जो बाकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं दूध से, उनके कंजम्पशन की अगर हम बात करें, उनके मार्केट की अगर हम बात करें, तो जो एक उपभोक्ता है वो सिर्फ हरियाणा के अंदर है अभी या ऑल ओवर इंडिया में जा चुका है आपका प्रोडक्ट? अगर घी की बात करें तो मैम ऑल ओवर इंडिया में जा चुका है, और जो पेरिसेबल कम्युनिटी में जितने आते हैं तो उन प्रोडक्ट का हमारा हिमाचल, चंडीगढ़, पूरा ट्राई सिटी का, हरियाणा और दिल्ली का कुछ एरिया हम कवर करते हैं। जी, तो क्यों ना आपसे समझ लिया जाए कि जो ऑटोमेटिक प्लांट यहाँ पर है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो एक बार आप हमें शुरू से बताइए कि जब आपके पास मिल्क आप प्रोक्योर करके लाते हैं, किस तरह से उसकी टेस्टिंग होती है और फिर किस मशीन से होते हुए फाइनल प्रोडक्ट कैसे आपका पैक होकर निकलता है? उसके लिए मैम हमें थोड़ा लैब की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल, चलते हैं। प्रिंकी जी, हमारा लैब का एरिया है जहाँ पे सबसे पहले जो दूध का टैंकर जब भी आएगा उसी टाइम पे जो लैब ऑपरेटर रहेंगे वो सैंपल कलेक्ट करेंगे। एक गाड़ी से जब सैंपल होगा उस सैंपल के अब आप देख रहे हैं पूरा ना 22 तरह के पैरामीटर हैं जो दूध के चेक किए जाते हैं। सबसे पहले वो जब उस पड़ाव से पार होगा तो हमारा दूध आएगा रिसीवर टैंक में। रिसीवर टैंक से फिर वो बैच पाश्चराइजर में अलग अलग डिवीज़न के अंदर जाएगा कि कितने दूध का क्या बनना है, वो प्रोग्रामिंग ऑर्डर के हिसाब से बनती है। जी, तो फाइनली फिर उसके बाद जब वो पूरा प्रोसेस से गुजर जाता है ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा, उसके बाद पैकिंग होती होगी और पैकिंग से फिर लोड होके माल आपका मार्केट तक पहुंचता है। पैकिंग के बाद भी जो उसके पैरामीटर हैं वो उसकी सेल्फ लाइफ देखी जाती है कि मार्केट में जाने के बाद ये 3 दिन जो उसकी सेल्फ लाइफ है वो सही है कि नहीं है, उसके बाद ही उसका डिस्पैच होगा। बिल्कुल, जो जितनी भी खाने पीने की चीज़ें आपने देखा होगा उन पे वो लिखी होती है एक्सपायरी डेट, और वो आपको ज़रूर चेक करके भी लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है जो शॉपकीपर होता है वो जो एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है ऐसे प्रोडक्ट भी आपको आगे भेज देता है। यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बाहर जाएगा उसका वो पूरा सेल्फ लाइफ चेक होके ही बाहर जाएगा, अदरवाइज वो डिस्पोज कर दिया जाएगा अगर उसमें कोई खराबी है तो। संजीव जी, क्योंकि आप डेयरी प्लांट चलाते हैं तो हम जैसे जो ग्राहक हैं जो दूध पीते हैं और हमें नहीं पता चलता है कि कितनी इसमें इम्प्योरिटी है। एनडीआरआई ने एक किट तैयार की हुई है जिसमें आप इनिशियली ये पता चलेगा कि इसमें अडल्ट्रेशन है कि नहीं है। तो एक तो आप वो किट ले सकते हैं अपने घर पे, उसके मैम 99.9% रिजल्ट सही हैं। तो इनिशियल स्टेज पे आप मतलब अपने घर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम तो इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप उसको घर पे भी बड़ा इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर आप एक टेस्ट करोगे तो लगभग 3 रुपये का एक टेस्ट आपको घर पे पड़ता है। एक किट के साथ अगर हम करेंगे तो उसमें 4-5 तरह के टेस्ट हैं, जैसे यूरिया हो गया, कास्टिक हो गया और शुगर हो गया। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दूध में किस तरह की अडल्ट्रेशन जो है इन दिनों मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? ज़्यादातर जो खुले दूध की अगर बात करें तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जैसे उसमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। प्रिजर्वेटिव ऐसे हैं कि जैसे कपड़े धोने के जो सर्फ है उसमें हम कास्टिक यूज़ करते हैं, और वही कास्टिक एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है दूध में अगर उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी हो। तो कुछ इस तरह के खुरापाती तत्व होते हैं
जो बिल्कुल जो हम जैसे लोग हैं उनकी सेहत से खिलवाड़ करते हैं, ये तक नहीं सोचते कि ये दूध छोटा बच्चा पिएगा उसके साथ क्या होगा। बिल्कुल। तो डेयरी प्लांट तो हमने जाना ही जाना, साथ ही अपने दर्शकों को हमने ये भी बताया कि अगर दूध में अडल्ट्रेशन है, किस तरह की अडल्ट्रेशन चल रही है, किस तरह से उसको चेक किया जा सकता है। मार्केट में ऐसी भी किट है मौजूद जिससे कि आप दूध की अडल्ट्रेशन को चेक कर सकते हैं। और शुरू से ही हम एक मोटिव संजीव कुमार जी बताते हुए आए हैं कि उन्होंने ये जो डेयरी प्लांट शुरू किया वो फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए शुरू किया है। तो क्यों ना हम फार्मर्स से भी जाके पूछें कि इस डेयरी प्लांट से उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो हम चलेंगे किसानों के पास, उससे पहले यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। सुरों की जादूगर, वो बेहतरीन आवाज और गायकी के हुनर की मलिका जो रही हमेशा लाइमलाइट से दूर। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। जी हाँ, जानी मानी सिंगर सुमन कल्याणपुर की जिंदगी से जुड़े अनसुने किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। इस रविवार 28 जनवरी सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक बार फिर स्वागत आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त है हरियाणा के करनाल में और हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी, जिनका यहाँ पर डेयरी प्लांट है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि हम कुछ फार्मर्स से भी बात करेंगे जो कि इनके प्लांट को जो मिल्क है उसको सप्लाई करते हैं। तो संजीव जी वही मैम, मिलाते हैं आपको कुछ किसानों से। पहले जो हम दूध सेल करते थे हमें बाहर जाके सेल करना पड़ता है, जिसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी और प्राइस ना नहीं मिल पाता था। जब से प्लांट लगाया संजीव जी का तो हमें यही आसानी हो जाती है दूध सेल करने में, और उसमें रेट भी हमें अच्छा मिल जाता है जी। संजीव जी, हम आगे और भी किसान हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो आपको गाँव में डेयरी प्लांट होने से क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है? एक तो यहाँ दूध के ज़्यादा मतलब नज़दीक पड़ जाता है प्लांट लगने से, और थोड़ा रेट भी ठीक मिल जाता है। बिल्कुल संजीव जी, और किसानों ने यहाँ माना भी है कि आपके डेयरी प्लांट यहाँ होने से उनको दूध का अच्छा दाम मिलने लगा है। और यहाँ पे एक और यंग से फार्मर है, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगी और जानूँगी कि इनको क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है आपके यहाँ पर प्लांट होने से। तो आपके गांव में एक डेयरी प्लांट खुला है जो कि संजीव कुमार जी का है और काफ़ी लंबे टाइम से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि डेयरी प्लांट होने से आपके गाँव को क्या फ़ायदा हुआ है? गाँव को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया जी। पहले बहुत दिक्कत थी जी, मिल्क भी सस्ते दामों पे जा रहा था जी, अब मिल्क भी ठीक रेट में जा रहा है जी। पहले कितने दाम में जा रहा था और अभी कितने दाम पर आप दे रहे हैं? 42 रुपये जाता था जी, अब 52 रुपये हो गया जी। इससे काफ़ी फायदा हो गया जी ये भी। और इसके अलावा एक और बात तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है होगी कि दूध के अच्छे दाम तो मिलने शुरू हो गए हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो एक रोजगार डेवलप होता है जब इस तरह का स्टार्टअप शुरू होता है। और इससे गाँव में प्लांट लगने से ये भी फायदा हो गया जी, गाँव में जो बेरोजगारी थी वो भी रोजगार हो गया जी। बिल्कुल। तो क्योंकि आप एक यंग हैं और खेती कर रहे हैं, तो आने वाला जो फ्यूचर है आप कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर को? क्या आप इसी में अपना भविष्य बनाएंगे या आपको लगता है क्या संभावनाएं हैं एग्रीकल्चर में? हाँ जी, हाँ जी। जी, आप क्या करना चाहते हैं आगे? खेती करना चाहता हूँ जी बस। जो एग्रीकल्चर इनपुट के ऊपर जो वर्क चल रहा है तो उसमें ये सभी किसान तैयार हैं एक ग्रुप में बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदने के लिए, जिससे कि कैटल का फीड ये खुद बनाएंगे। अपना ना एक प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है जिसको साइलेज बोलते हैं, तो उस सिस्टम में जा रहे हैं। पूरे किसान इकट्ठा होकर उसमें साइलेज की टेक्निक को अपनाने जा रहे हैं। ये तो बेहद अच्छी चीज़ है, जिससे उनका दूध का यील्ड भी बढ़ेगा और जो जानवर है उसका सेहत भी ठीक रहेगा, और साल के साल कैटल को हरा चारा देने में हम सक्षम हो जाएंगे। और हमारे गांव में डेयरी प्लांट लगा हुआ है जिससे गांव वासियों को और आसपास के गांव को बहुत लाभ हुआ है। इसमें दूध का काफ़ी अच्छा दाम मिला हुआ है गांव वालों को, और इससे गांव में खुशहाली बढ़ी है, जिससे कि गांव में और पशु काफ़ी रख रहे हैं लोग, और जिस दूध बेचकर उससे अपना रोजगार चला रहे हैं। और गांव में बेरोजगार लड़के थे उनको रोजगार भी मिला हुआ है। तो हमने जान लिया है कि किस तरह से यहाँ पे डेयरी प्लांट होने से किसानों को फ़ायदा पहुँचा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कितने लोगों को अपने प्लांट में रोज़गार दिया है?
अभी मैम 52 किसान हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने उनको रोज़गार भी दिया हुआ है डायरेक्ट, जो इस टाइम पे प्लांट के ऊपर वर्किंग करते हैं। जी, और अगर मैं फ्यूचर विजन की बात करती हूँ आपसे, तो फ्यूचर विजन क्या है? हम संगठन का जो हमारे फ्यूचर है वो ब्राइट है। दूसरा, मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठन से जुड़ें, और जितना बड़ा संगठन होगा किसानों को हम उतना ही ज़्यादा बेनिफिट दे पाएंगे। जी, मैं सबसे पूछती हूँ, आपसे भी पूछूंगी कि आज आपका जो मैसेज है हमारे व्यूअर्स को या फिर फार्मर्स को, वो क्या देने वाले हैं आप? किसानों को मैसेज मेरा यही रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है कि जैसे फेयर लगाना, एग्जीबिशन लगाना, किसी जितने भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जीबिशन हैं वो उनमें जाएं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये ही मेरा एक रिक्वेस्ट है किसानों से कि ज़्यादा से ज़्यादा उन फेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अभी आप खुद भी एक युवा हैं और एक यूथ तबका ऐसा है जो अक्सर कहता है कि बेरोज़गारी है देश में, और स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है कि पहल नहीं कर पाते जल्दी से लोग। तो उन ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे स्टार्टअप के लिए? युवाओं के सामने मैं अक्सर जो एक्सपीरियंस किया है, सबसे ज़्यादा जो उनका फैमिली बैकग्राउंड सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। ज़्यादातर जिस बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ भी होती है तो उनके परिवार वाले उसको रोकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। तो मैं सभी किसान साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि सबसे पहले तो बच्चों के अंदर क्या कैपेबिलिटी है उसको समझिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन उनके ऊपर थोपिए। ज़्यादातर स्टार्टअप की बजाय जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि आप नौकरी कर लें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो रिस्क में नहीं जाना चाहते। तो सभी जो मेरे पेरेंट्स हैं इन युवाओं के, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बच्चे के अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको परखें, उसको एक मौका दें। फेलियर और सक्सेस में एक ही डिफरेंस है, मौका अगर मिल गया तो दोनों में से मिलेगा। तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर फैमिली साथ हो तो। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर इन्होंने दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो करना चाहते हैं कि हम बिज़नेस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, और उनको लगता है, फैमिली को लगता है कि बिज़नेस मतलब बड़ा एक गैम्बलिंग वाला काम है, पैसा डूब सकता है। और एक जो नई एज का बच्चा होता है उस पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाती है फैमिली जब बिज़नेस की बात आती है। लेकिन यहाँ मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगी कि जो हमारे देश की सरकार है वो युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए काफ़ी मोटिवेट कर रही है, काफ़ी अच्छी स्कीम्स आई हुई हैं, तो आप उनका फ़ायदा उठाइए। और देश में कहीं ना कहीं तरक्की तभी आएगी जब हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड को आगे लेके जाएंगे, और आगे वो तभी जाएगा जब हमारे देश का युवा इस खेती से जुड़ेगा। संजीव जी, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई हमें और बेहद अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ अगर प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप से आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या फिर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नए स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।